हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। दोस्तों आज अपन मिल रहे हैं एक्सीड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको बीकॉम फाइनल का एडवांस अकाउंटिंग माई सेल्फ शरद पारिक के द्वारा पढ़ाया जाएगा। दोस्तों अपन रूबरू हो रहे हैं अपन बीकॉम फाइनल के इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसका नाम है एडवांस अकाउंटिंग। ये आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप तैयार हो एडवांस अकाउंटिंग पढ़ने के लिए? अब अकाउंट्स तो अपन 11-12 से कर ही रहे हैं, तो अब बीकॉम फाइनल में भी एडवांस अकाउंटिंग का अपन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जी हाँ दोस्तों, आप नोटबुक में टॉपिक लिखें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब आपके माइंड में ये आएगा सर ये क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, क्यों इसका यूज़ किया गया है, क्यों हमारे टॉपिक में इसे ऐड किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में पूरा का पूरा बताना चाहूँगा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है। कई बार जो कंपनी होती है वो सब एक लॉस के दौर से गुजर रही होती है, मतलब कंपनी के चारों ओर लॉस ही लॉस है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट के अंदर आउटसाइड लायबिलिटी ज़्यादा है। आउटसाइड लायबिलिटी में आप किसे लोगे? आउटसाइड लायबिलिटी आप जानते हो, आप लोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को, आप लोगे बैंक लोन को, आप लोगे सिक्योर्ड लोन को, आप लोगे बैंक ओवरड्राफ्ट को, क्रेडिटर को। ये सब बहुत ज़्यादा है। एंड इसको रिप्रेजेंट करने वाली एसेट्स, मतलब लायबिलिटी और एसेट्स दोनों आती है बैलेंस शीट में। तो उस लायबिलिटीज को, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को या ये आउटसाइड की लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है और इनको रिप्रेजेंट करने वाली एसेट्स वैल्यूलेस है, मतलब उस एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया गया है P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस, ओके, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, P&L डेबिट बैलेंस, ये सारे दिखाए गए। या इंटेंजिबल एसेट्स आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है, अमूर्त संपत्तियाँ जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, एक्सेट्रा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड बहुत ज़्यादा है। लायबिलिटी साइड मतलब इंटरनल लायबिलिटी कम है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, ये सारे आपके पास बहुत कम है। लेकिन आपके पास आउटसाइड लायबिलिटी, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट ज़्यादा है, आपका बैंक लोन ज़्यादा है, सिक्योर्ड लोन्स हैं, बैंक लोन है, डिवेंचर्स आपने ज़्यादा इश्यू कर रखे हैं, आपने मॉर्गेज लोन रेज कर रखे हैं। और इनको रिप्रेजेंट करने वाली एसेट्स या तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है या इंटेंजिबल एसेट्स है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आपको ही पता है कि कोई एसेट्स नहीं होती, इनको ईयर बाय ईयर राइट ऑफ किया जाना होता है P&L अकाउंट में, ओके। एंड सेकंड वन, इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू भी जब ही होती है जब आपका मार्केट ग्रो कर रहा हो, आपका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा बिक रहा हो, तभी आपकी गुडविल की वैल्यू भी होती है, तभी आपके पेटेंट की, कॉपीराइट की और ट्रेडमार्क की होती है। या ऐसे कह दो कि आपके पास जो फिक्स एसेट्स हैं उन पे कई सालों से डेप्रिसिएशन अपन ने चार्ज नहीं किया, कई सालों से अपन ने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। इट मीन्स साफ साफ है कि आपकी कंपनी एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, आपकी कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अब सच लॉस मेकिंग कंपनी का किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाए जिससे कि वो कंपनी की लायबिलिटीज कम हो जाए, इसके 2-3 ऑप्शन है, वो मैं तीनों बताना चाहूंगा आपको। कि अगर आपके पास लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो फर्स्ट वन, आप अपने आप को किसी दूसरों के हाथों बेच दो, दैट इज कॉल्ड अमालगमेशन। आपकी कंपनी को है टेक ओवर कर लिया जाएगा किसी दूसरी कंपनी के द्वारा। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी एक्स लिमिटेड है और एक्स लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया गया है किस लिमिटेड से? वाई लिमिटेड से, दैट इज कॉल्ड अमालगमेशन। आपके पास ये ऑप्शन है, अगर आपकी कंपनी लॉस मेकिंग है तो आप अपने आप को किसी दूसरों के हाथों क्या कर दो? बेच दो, ओके। सेकेंड वन आपके पास ऑप्शन है लिक्विडेशन। सर ये लिक्विडेशन क्या है? जैसे आपने पढ़ा था पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, वैसे ही कंपनी का होगा लिक्विडेशन। लिक्विडेशन विद द अप्रूवमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाइए, वहां से अप्रूवमेंट लीजिए कि सर मैं अब अपनी कंपनी को कैरी ऑन नहीं कर सकता। और इफ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि हाँ भाई ये कंपनी मार्केट में चलने लायक नहीं है और ये कंपनी मार्केट में नहीं भी रहनी चाहिए,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अथॉरिटी देगी कि आप अपनी कंपनी की जितनी भी एसेट्स है उनको लिक्विडेटर के द्वारा बेच दो, और बेच के जो पैसा आए उनसे पे ऑफ कर दो अपनी लाइबिलिटीज को। ये आपके पास ऑप्शन है लिक्विडेशन, मतलब आप अपनी एसेट्स क्या करो, सेल एसेट्स को बेच दो एंड पे ऑफ कर दो किसको, लाइबिलिटी को। ओके, एंड थर्ड एडजस्टमेंट आता है आपके पास इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या आता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दोस्तों क्या होगा कि आपकी कंपनी की बैलेंस शीट के इंटरनली कुछ ऐसे एडजस्टमेंट किए जाएंगे, आई रिपीट, इंटरनली कुछ ऐसे एडजस्टमेंट किए जाएंगे जिससे कि आपकी कंपनी की लायबिलिटीज को रिड्यूस करा जाएगा। लायबिलिटीज को क्या करा जाएगा दोस्तों? रिड्यूस करा जाएगा, और उस रिड्यूस की गई लायबिलिटीज से आपकी जो एसेट्स है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, अदर नॉन करंट एसेट्स या इनटेंजिबल एसेट्स जिनकी मार्केट वैल्यू जीरो हो चुकी है, उन सबको क्या करा जाएगा? राइट ऑफ करा जाएगा। अब ऐसी स्कीम को फॉलो करना, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दैट्स कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों मेरी बात आपको थोड़ी बहुत क्लिक हुई? आपकी कंपनी क्या है? आपकी कंपनी लॉस मेकिंग है, आपका चिट्ठा है, बैलेंस शीट है, वो क्लिष्ट दौर से गुजर रहा है, मतलब उस कि में जो दायित्व पक्ष है, बाहरी जो दायित्व है, आउटसाइड जो लायबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, एंड उसको रिप्रेजेंट करने वाली एसेट्स की वैल्यू या तो निल है या बहुत कम है। फिक्स एसेट्स है, इन पे कई सालों से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया, स्टॉक को तरीके से वैल्यू नहीं किया गया है, डेटर्स पर बहुत ज्यादा प्रोविजन क्रिएट किए गए हैं, या इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स आपको ही पता है, जब आपकी कंपनी ग्रो कर रही हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, तभी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू होती है, या मिसलिनियस एक्सपेंडिचर जो कि अदर नॉन करंट एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो आप इन सबको खत्म करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। फर्स्ट वन अमालगमेशन। अमालगमेशन इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें आप क्या करोगे? अपनी कंपनी को किसी दूसरों के हाथों क्या कर दोगे? सेल आउट कर दोगे, बेच दोगे, या आपकी कंपनी को किसी ने क्या कर लिया है? टेक ओवर कर लिया है। आपकी कंपनी को किसी ने क्या कर लिया है दोस्तों? टेक ओवर कर लिया है। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी अमालगमेशन। सेकेंड वन, आप अप्रूवमेंट लेके आओ सीजी से। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी, क्या कहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि अगर आप हमारे नजरिए में आपकी कंपनी को मार्केट में रन नहीं करना चाहिए तो आपकी कंपनी को क्या कर दिया जाए? लिक्विडेट कर दिया जाए। हम आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप अपनी एसेट्स को बेच दें, एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करें जो आपकी एसेट्स को क्या करेगा? बेच देगा, और उससे मिलने वाले अमाउंट को आपकी लायबिलिटी क्या कर देगा? पे ऑफ कर देगा, मतलब आपका बिजनेस पूरा खत्म। थर्ड थिंग है, आप अपने बैलेंस शीट को, अपनी कंपनी को इंटरनली सुधारो। अब इंटरनली कैसे कैसे सुधारा जा सकता है, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो बोलो यहां तक तो क्लिक हुआ? लॉस मेकिंग कंपनी के कितने इलाज? तीन इलाज। पहला, फर्स्ट वन अमालगमेशन, सेकंड वन लिक्विडेशन, एंड थर्ड वन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ओके दोस्तों, ठीक। अब इसके लिए आप फर्स्ट वन करोगे, हेडिंग लिखो फर्स्ट, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या करोगे? चेंज करोगे। अब सर कैपिटल स्ट्रक्चर में कैसे चेंज करा जाएगा? ए, रिजेक्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। रिजेक्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, कि आपकी जो कैपिटल है उसको अनकॉल्ड है, उसको पूरा का पूरा क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने लिख रखा है 10,000 इक्विटी शेयर, ₹100 ईच, 80 रुपीज कॉल्ड अप। अब बताओ कॉल्ड अप कैपिटल तो कितनी है? 80, और एंड अनकॉल्ड कैपिटल कितनी है? यहां पर अनकॉल्ड कैपिटल है 20 रुपीज। अनकॉल्ड कैपिटल हाउ मच? ₹20।
और आपने क्या करना है, उसको विल बी कैंसल्ड, इसे क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा या कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इससे आपकी बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो बैलेंस शीट में इफेक्ट कब पड़ता है, जब बैलेंस शीट की लायबिलिटी रिड्यूस होती है या इंक्रीज होती है, या एसेट इंक्रीज होती है या रिड्यूस होती है, तभी बैलेंस शीट पर इफेक्ट पड़ता है। ये 20 रुपए बैलेंस शीट में थे नहीं, तो आपकी बैलेंस शीट में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आफ्टर दिस चेंजेस क्या हो जाएगा, 10,000 इक्विटी शेयर ₹80 ईच। टोटल बैलेंस शीट के वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये तो फर्स्ट क्या था, रिजेक्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। सेकंड बी, सब डिवीजन। बी, सब डिवीजन। सब डिवीजन से मतलब क्या है, सब डिवीजन से मतलब है आपकी शेयर की जो वैल्यू है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, पर शेयर की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया जाएगा, लेकिन आपकी टोटल शेयर कैपिटल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब जितनी वैल्यू से रिड्यूस करा जाएगा उतना ही शेयर की क्वांटिटी में, नंबर ऑफ शेयर को क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। सब डिवीजन में आपकी फेस वैल्यू होती है जो शेयर की, उसको क्या कर दिया जाता है फ्रेंड्स, रिड्यूस कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिखो, इन सच स्कीम पर शेयर वैल्यू will be reduced and number of share will be increase। नंबर ऑफ शेयर क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल $10,000 इक्विटी शेयर ₹100 ईच। ठीक है, अब इनका कन्वर्ट करना है सब डिवीजन ₹10 में। 100 रुपीज का शेयर है, उसको सब डिवीजन करके कितना करना है, 10 रुपीज का। इससे आपकी टोटल कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर शेयर की वैल्यू 100 से कितनी हो जाएगी, 10। तो आपके नंबर ऑफ शेयर वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब यहां पर टोटल कैपिटल कितनी है, 10 लाख। तो जब 10 रुपए के शेयर बनेंगे तब भी वैल्यू कितनी होगी, 10 लाख। तो ये कन्वर्ट होगी किस में हो जाएगी, 1 लाख इक्विटी शेयर ₹10 ईच। वैल्यू कितनी बची पूरी की पूरी, 10 लाख। इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा सब डिवीजन। सब डिवीजन में दोस्तों क्या होगा, आपकी शेयर की जो वैल्यू है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, पर शेयर की वैल्यू को, एंड नंबर ऑफ शेयर उनको क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इससे क्या आपकी टोटल शेयर कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, जी नहीं, आपकी टोटल शेयर कैपिटल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डन बोलो, यहां तक हुआ, ओके। आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो बोलो, रिजेक्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल समझ में आया। इसमें आपने जो कैपिटल कॉल्ड अप नहीं कर रखी है उसको कैंसिल किया जाता है और इसका आपकी बैलेंस शीट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड वन, सब डिवीजन। सब डिवीजन दोस्तों क्या होता है कि इसमें आपकी शेयर की जो वैल्यू है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ में आपके नंबर ऑफ शेयर उनको क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा, जिससे कि आपकी टोटल कैपिटल में, आपकी टोटल कैपिटल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक हुआ, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो इसमें, सी लिखो, कंसोलिडेशन।
कंसोलिडेशन में क्या होगा दोस्तों, कंसोलिडेशन में आपकी टोटल शेयर की जो वैल्यू होगी, कंसोलिडेशन में क्या होगा, आपकी टोटल शेयर की जो वैल्यू होगी पर शेयर की, उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा एंड आपके नंबर ऑफ शेयर होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल लिखो, इन सच सिचुएशन पर शेयर वैल्यू will increase and number of share will be decrease। ये सब डिवीजन के ठीक रिवर्स होगा। कैसे दोस्तों, फॉर एग्जांपल 1 लाख इक्विटी शेयर ₹10 each convert into ₹100 पर शेयर। इनको कन्वर्ट कितने में करना है, ₹100 पर शेयर में। देखो वैल्यू इनकी कितनी है, टोटल 10 लाख, तो आफ्टर कन्वर्जन भी वैल्यू कितनी होगी, 10 लाख। अब एक शेयर की वैल्यू कितनी करनी है आपको, 10 की जगह 100, तो नंबर ऑफ शेयर वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर कितने रह जाएंगे, 10,000। ₹100 बोलो यहां तक क्लिक हुआ। सब डिवीजन और कंसोलिडेशन दोनों में डिफरेंस समझ में आया। सब डिवीजन में पर शेयर की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है और नंबर ऑफ शेयर वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। कंसोलिडेशन में पर शेयर की वैल्यू इंक्रीज होती है एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। देखो दोस्तों, अभी तक मैंने जो आपको 3 पॉइंट बताए, रिजेक्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन, इनसे आपकी बैलेंस शीट में जो शो होने वाली जो कैपिटल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट वन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपिटल रिडक्शन। सर ये कैपिटल रिडक्शन क्या है? कैपिटल रिडक्शन क्या होगा कि आपकी जो पर शेयर जितने भी जो शेयर होल्डर है उन सबकी मीटिंग बुलाई जाएगी। प्रेफरेंस शेयर की अलग मीटिंग बुलाई जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर की अलग मीटिंग बुलाई जाएगी और उस मीटिंग में उनको ये नोटिफाई किया जाएगा कि हमारी लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो चुकी है एंड उसको रिप्रेजेंट करने वाली जो एसेट्स है उनकी वैल्यू नहीं है, तो हमें आप लोगों की जो लायबिलिटी है, आई रिपीट, क्या कहा जाएगा कि आप लोगों की लायबिलिटी है उनको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कहा जाएगा कि आपकी पर शेयर कैपिटल 100 रुपए है, लेकिन आज के बाद आपकी पर शेयर कैपिटल हम 10 रुपए ही रखना चाहते हैं। ही शॉक्ड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर शॉक्ड हो सकता है, लेकिन कहेंगे कि हाँ भाई सिचुएशन आज के टाइम यही है, हमारे पास आपको पे करने के लिए पैसा नहीं है, हम लिक्विडेट हों या अपने आप को किसी दूसरों के हाथों बेच दें, तो इससे बढ़िया ये है कि आप खुद जो हमारे होल्डर हो वो अपनी लायबिलिटीज को क्या कर लो, रिड्यूस करवा लो और उस रिड्यूस की गई लायबिलिटी को हम कहीं यूज करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर अगर एग्री होते हैं, इफ एग्री होते हैं, कई बार उनकी रेट ऑफ डिविडेंड अलग अलग करी जाती है। जैसे कहता है प्रेफरेंस शेयर तेरी 8% रेट ऑफ डिविडेंड है, चलो कोई बात नहीं, आज के बाद तेरी 11% रेट ऑफ डिविडेंड की जाती है, लेकिन तेरी जो कैपिटल है पर शेयर की जो कैपिटल उसको क्या करवाना पड़ेगा, रिड्यूस करवाना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री भी हो सकता है। ऐसे ही कहा जाएगा किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर आप तो हमारे मालिक, तो हे मालिक हे अन्नदाता, आपकी जो कैपिटल पर शेयर की 100 रुपए है उसको अब रिड्यूस करना पड़ेगा। अब आपको 100 रुपए का होल्डर नहीं रखा जा सकता, अब हम आपको 10 रुपए का रखने वाले हैं। तो आपकी जो 90 रुपीज कैपिटल रिडक्शन के अंदर आपकी टोटल कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा। कैपिटल रिडक्शन में आपकी जो कैपिटल रिड्यूस होगी वो जिस अकाउंट में ट्रांसफर होगी जिसका नाम होगा क्या, कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें लिख लो ए फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर,
परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और ब्रैकेट में लेना तो लिख दो ओल्ड वैल्यू अकाउंट डेबिट टू परसेंट न्यू वैल्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिडक्शन। और आप नरेशन लिख सकते हो बीइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस। क्लिक हुआ। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 100 रुपीज की, तो ओल्ड वैल्यू 100 एंड कहेगा कि नया प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का ही बनेगा, तो रिडक्शन में कितनी वैल्यू चली जाएगी 90 रुपीज। अब इसमें आपके नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है वो चेंज नहीं होंगे, वो सेम ही रहेंगे, जो पहले थे वही अब रहेंगे। इससे क्या हुआ कि आपकी टोटल जो प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल की जो वैल्यू थी उसको क्या हो गया दोस्तों, वो रिड्यूस हो गई। ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही अपन बात करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल की। फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल अब इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाएगी और उन्हें कहा जाएगा कि आप तो एक्चुअल ओनर है, तो आपकी जो पर शेयर की जो कैपिटल है उसे रिड्यूस करवाया जाएगा और ये रिजोल्यूशन पास भी करवाया जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर एग्री होते हैं कि हाँ भी हमारी कैपिटल रिड्यूस कर दीजिए, तो अब नया जो इक्विटी शेयर होगा वो न्यू रुपीस पे आएगा जितनी वैल्यू डिसाइड होगी, लेकिन आपकी टोटल नंबर जो इक्विटी शेयर है वो चेंज नहीं होंगे, वो सेम टू सेम रहेंगे। और जो डिफरेंस बचेगा वो किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। हम जो कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट जो ट्रांसफर किए गए, ये इसलिए ट्रांसफर किया गया कि ये फंड जो इकट्ठा होगा, ये वैल्यू जो इकट्ठी होगी, इससे आपकी इंटेंजिबल एसेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या ऐसी सर्टेन एसेट्स जिन पर वैल्यू रिड्यूस करनी है, उन सब को क्या करा जाएगा दोस्तों, राइट ऑफ करा जाएगा। तो इक्विटी शेयर के लिए आप एंटर लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और ब्रैकेट लिख दो ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू और टू कैपिटल रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर 50 रुपीज़ का था और कहा गया कि नया जो इक्विटी शेयर बनेगा वो कितने का बनेगा, वो 5 रुपीज़ का बनेगा। तो कैपिटल रिडक्शन में कितनी अमाउंट चली जाएगी दोस्तों, 45 रुपीज़। ये तो था चेंजेज इन शेयर कैपिटल। तो चेंजेज इन शेयर कैपिटल में अपने शुरू के जो पॉइंट करे, अनकॉल्ड कैपिटल रिजेक्शन, सब डिविजन ऑफ शेयर कैपिटल एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, इन तीनों से आपकी टोटल शेयर कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आपकी टोटल कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन दोस्तों अगर आप कैपिटल रिडक्शन का स्कीम यूज़ करते हो, इसके अंदर क्या होगा कि आपकी शेयर कैपिटल की जो वैल्यू होगी उसमें नए वाले शेयर कैपिटल से कंपेयर करके डिफरेंस अमाउंट को किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। तो एंट्री क्या पास होगी, परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो ओल्ड वैल्यू की अकाउंट डेबिट टू न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और जो डिफरेंस बचेगा वो किस में चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। आफ्टर दैट ऐसे इक्विटी शेयर की आप एंट्री पास करोगे।
तो ओके दोस्तों, थोड़ा बहुत तो आपको क्लिक हुआ होगा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या क्या स्कीम होती है। अब अपन नेक्स्ट के वीडियोस में अपन आगे भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जो थ्योरी पार्ट है वो पूरा कवर करेंगे। आपने वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे जो नंबर चल रहे हैं वो XCDA यूट्यूब चैनल पे आप एक बार कांटेक्ट करें और बाकी के फर्दर वीडियोस वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं दोबारा अपन। थैंक यू, बाय बाय।